हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये हम लोग का यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी जेई का 5th वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 392 क्वेश्चन तक हो देख चुके हैं। अब उससे आगे देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मास से। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर द चेंजिंग प्लेस। तो मास जो है, मास प्लेस चेंज होने से भी मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। एक्चुअली मास का डेफिनेशन समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में पेन है, तो उस पेन को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है ना, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मास होता है। तो मास चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो या यूनिवर्स में किसी भी जगह पे ले जाए, मास में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। वेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है डिपेंड करता है जी का वैल्यू पे। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी। और जी का वैल्यू हर जगह चेंज होता है, तो वेट हर जगह चेंज होगा, बट मास जो है हमेशा फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। स्पीड, टाइम, मास, एक्सेलेरेशन, सारा का सारा रिलेटिव टर्म है। सारा का सारा जो है रिलेटिव टर्म है। इवन टाइम भी एक रिलेटिव टर्म है। टाइम जो आप सुने होंगे, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि ब्लैक होल के आसपास आप जाओगे तो टाइम वहाँ पर स्लो हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। बट मास पूरा का पूरा यूनिवर्स में क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। किस चीज़ से हम लोग बॉडी का इनर्शिया को मेजर करते हैं। इनर्शिया का पहले आप डेफिनेशन समझो। इनर्शिया होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो है, अगर वो मूव कर रहा तो वो मूव करना चाहेगा कंटिन्यूसली। अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी कितना वजन वाला है, कितना मास है जिसमें। फॉर एग्जांपल, एक एक साइकिल है, अब एक ट्रेन है। दोनों का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आप साइकिल में फोर्स लगा के आप रोक सकते हो उसको, लेकिन जब आप ट्रेन को जो 10 के स्पीड में ही चल रहा, क्या आप उसको फोर्स लगा के रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी जो है ये मेज़र करता है क्या, मास से अपन लोग को पता चलता है। अगला, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन विच ऑफ द फ्लोइंग। इनर्शिया जो हम लोग मास से मेजर करते हैं, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा उसमें इनर्शिया उतना ही ज़्यादा। आप एक एग्जांपल देख लो कि आप एक छोटा सा कार को धक्का दे रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में उसको धक्का देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब वो मूव करने लगता है धीरे धीरे, तो उसको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर वो स्मूथली मूव होने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का जो मास है वो उसे क्या बतला रहा है, इनर्शिया को बतला रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास। मास का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायमेंशनलेस। नहीं, ये डायमेंशनलेस नहीं है। मास जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, और मास का जो यूनिट होता है ये केजी होता है। केजी होता है, कई बार हम लोग ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायमेंशनलेस नहीं है। ये डायमेंशनलेस नहीं है। मास का एक यूनिट होता है, और जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन भी होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन बी नंबर है ये, एक्चुअली ये लिखा हुआ बी नंबर। मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। मीनिंगलेस है। किसी भी चीज़ का हम लोग जो वजन करते हैं तो क्या उसका केमिकल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं? नहीं, एकदम नहीं। अगला देखते हैं सी नंबर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन हाइट। सही बात है कि आप मास को आप एवरेस्ट के ऊपर ले जाओ, चांद के ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। ये एक फिक्स है। ये बात तो सही है, पर ये मास का प्रॉपर्टी है, मास का डेफिनेशन नहीं है। आपसे पूछा क्या है, डेफिनेशन ऑफ मास। मास का एक्चुअली डेफिनेशन होता क्या है, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप समझो कि आपके पास जो पेन है उसको बनाने में जितना भी प्लास्टिक खर्चा हुआ है, ठीक है, आप अर्थ पे बनाओगे उतना ही मटेरियल लगेगा, मून पे बनाओगे उतना ही मटेरियल लगेगा, हर जगह किसी भी जगह पे बनाओगे आपको उतना ही मटेरियल लगेगा अगर सेम पेन बनाना चाहते हो। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, मास जो है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना भी आपको मटेरियल लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं। ये आप क्लास 8, 6, 7 से देखते आ रहे हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट। मास डेंसिटी बोला जाए या फिर मास बोला जाए, मास क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो इसका सी राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन सब्सटेंस? अगेन रिपीटेड है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। व्हाट इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? मास क्या होता है? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन, फाइंड द मास। आपको एक बहुत ये पता होगा, फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mg। फोर्स इक्वल भी क्या होता है? फोर्स इक्वल भी mg ही होता है। तो मास ऑफ फोर्स जो है, वेट ऑफ फोर्स जो है, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम है। आप देख लो यहाँ पे यूनिट देख लो कितना, 200 न्यूटन। आपको बोला क्या है? मास निकालने बोला है। तो वेट आपको दिया हुआ 200 न्यूटन, मास का वैल्यू m है जिसको निकालना है, g का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। 10 दिया हुआ तो मास कितना हो जाएगा? 20 kg। ऐसे भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं था। पहला ऑप्शन में देखिए न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स का, पास्कल होता है प्रेशर का, वाट होता है पावर का, और केजी। तो जब देख लीजिए इसको यूनिट से ही कर सकते थे कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसका केजी दिया हुआ, मास का यूनिट केजी होता है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स को जब एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आपको फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन के टर्म में ये याद रखना है, एफ इक्वल्स टू एम ए। एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। यहाँ पर आपको बोला क्या? फोर्स बाई एक्सेलरेशन करने, एफ बाई एम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मास, सॉरी एफ बाई ए करेंगे, एफ बाई ए तो आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फोर्स बाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी को बोलना चाह रहा, जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जब अर्थ का जो साइज है, साइज ऑफ अर्थ, तो जो हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं 9.81, कैसे निकालते हैं? जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, साइज ऑफ अर्थ। जैसे आर का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये तो है कि जी का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्टिकली। जब हम अर्थ का सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है। अर्थ का सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, ज़मीन के नीचे की तरफ, कोर की तरफ जाते हैं, तब भी जी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो ये दोनों भी गलत हो गया कि आप ऊपर जाइएगा अर्थ का सरफेस से तो जी का वैल्यू घटेगा, जब अर्थ का सेंटर पे जाइएगा तब भी जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। पर मास हर जगह फिक्स रहता है, आप कहीं भी चले जाए पूरा यूनिवर्स में मास फिक्स रहता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश, व्हाट इज सलाइनिटी डैश दैट ऑफ सलाइन वाटर। आप समझो कि प्योर वाटर जो होता है, आप घर में देखे होंगे, प्योर वाटर है, उसके अंदर आप नींबू डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो, उसके अंदर वो जो तैरता रहता है थोड़ा सा नीचे, वाटर सरफेस से थोड़ा नीचे होकर। पर जब आप शरबत बना लेते हो या फिर उसमें कुछ नमक चीनी वगैरह डाल डाल देते हो तो क्या हो जाता है? उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट पहले पानी का थोड़ा सा नीचे तैर रहा था वो पानी का थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो जो प्योर वाटर का डेंसिटी होता है ये कम होता है एज़ कम्पेयर ऑफ स्लाइन वाटर। आप एसएससी का एक क्वेश्चन देखे होंगे कि जब नदी से समुद्र में जब जाता है एक नाव, तो समुद्र जो नाव का जो बॉटम रहता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि समुद्र का पानी में नमक का मात्रा ज़्यादा है, और नमक का मात्रा जहाँ ज़्यादा हुआ उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही बोला है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ये क्या होगा? लेस देन होगा स्लाइन वाटर से। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ अ गर्ल वेटिंग 450 न्यूटन? एक लड़की का जिसका वेट दिया हुआ आपको 450 न्यूटन, आपसे मास पूछा है। तो W इक्वल्स टू mg, वेट आपको कितना दिया हुआ है? 450 इक्वल्स टू m, g का वैल्यू आप यहाँ पर लोगे 9.81। ये इसलिए लेना है क्योंकि दोनों जो ऑप्शन है ना बहुत क्लोज है, तो आप 9.81 लोगे यहाँ पर। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 450 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको यहाँ कर दो। तो आपको पता है ये जब भी अगर हम 10 लिए होते, 450 डिवाइडेड बाई 10, अगर हम 10 लिए होते तो ये कितना आता है? 45 kg।
45 kg आता, लेकिन जी का वैल्यू आप क्या लिए हो 10 से थोड़ा सा कम लिए हो, तो एम का वैल्यू भी क्या आएगा 45 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगर ये ऑप्शन दूर दूर रहता तो यहाँ पर 9.8 की जगह 10 लेकर काम चल जाता, पर ऑप्शन बहुत क्लोज है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 980 न्यूटन इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। आपको वेट दिया हुआ है W इक्वल्स टू एम जी, डब्ल्यू का वैल्यू है 980, एम निकालने बोला है और जी का वैल्यू 9.8। आप इससे काटिएगा तो ये 98 कितना बार में जाएगा 10, अब एक जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है तो जीरो, तो मास कितना हो गया 100 kg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विथ इट्स मूव। मास आप मास के साथ कुछ भी कर लो, मास को किसी भी स्पीड पर मूव कराओ, किसी भी प्लेस पे ले जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वही बोला है यहाँ पर नॉट चेंज, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मास क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, आपको पता है F इक्वल्स टू एम ए, आप यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर देखते हो ये जो है ना kg मीटर पर सेकंड, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा P इक्वल्स टू एम भी, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। आपको मोमेंटम दिया हुआ है 50, ठीक है, और यहाँ पर मास दिया हुआ है P इक्वल्स टू एम भी, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास कितना होगा। तो यहाँ पर मास आपको निकालना है और वेलोसिटी दिया हुआ 5 से काटिएगा 10 बार में, एम का वैल्यू आएगा 10 kg, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ फोर्स F एंड द एक्सेलरेशन A आर गिवन, देन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, F इक्वल्स टू क्या होता है एम ए, आपसे मास निकालने बोला है तो ये क्या हो जाएगा F बाई ए किस में है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा F बाई ए। अगला टॉपिक है यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें पहला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस रूल इज नोन एज। न्यूटन का 3 लॉ है, न्यूटन का है मोशन का 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है, अगर कोई भी बॉडी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, चल रहा तो चलता हुआ रहना चाहेगा, जब तक किसी बाहर से फोर्स लगा के उसका स्टेट को चेंज ना किया जा सके। इसी को फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड लॉ जो है F इक्वल्स टू क्या होता है डेल P, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम, तो यहाँ क्या बोला है चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मोमेंटम का है, तो ये कौन सा हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ सबको पता है न्यूटन का, एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इफ़ you move the tree branch first, then some of the leaves get detached from the tree due to, ये होता है इनर्शिया के कारण से। आप सोच लो कि एक छोटा सा पेड़ है जिसका ऊपर फल लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है, आप उसका एक डाल को जोर जोर से पकड़ के झुलाते हो, तो उस समय क्या हुआ था कि जो फल लगा हुआ था और जो टहनी था सब स्टेट ऑफ रेस्ट में था। आप टहनी को पकड़े और जोर जोर से हिलाने लगे तो टहनी तो आ गया स्टेट ऑफ मोशन में, पर जो उसमें फल लगा हुआ है वो अभी तक यही फील कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो फल वहीं पर आता है और टहनी आगे मुख की तरफ मूव कर जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है फल जो है आगे की तरफ से मूव कर जाता है, आगे मूव कर जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है
सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से। जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाह रहा वो, ठीक है। आप ब्रांच को हिला दिए, उसका टहनी को हिला दिए, टहनी आ गया स्टेट ऑफ मोशन में, पर जो पत्ता है और जो फल है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में अभी तक फील कर रहा है अपने आप को। तो क्या होता है कि वो गिर जाता है, उसे टूट के अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता हुआ रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स न लगे। पढ़ते हैं पहला, व्हेन वी स्टॉप पेंडली द साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन। गलत बात है, गलत बात है। अगर हम एयर का फ्रिक्शन को हटा देते हैं, कि एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हटा देते हैं, तो साइकिल जिस स्पीड में चल रहा था ना वो पूरा ज़िंदगी मतलब हमेशा वो उसी स्पीड में चलता रहेगा। आप मान लो आप चांद पर से एक ऑब्जेक्ट को आप मिल्की वे में रिलीज़ करते हो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमेशा मूव करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स के अंदर क्या है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, किसी भी तरह का फ्रिक्शन है नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा उसका स्पीड को बनाए रखने के लिए फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है। वाइल्ड कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोज मूव हिज हैंड बैकवर्ड विथ द मूविंग बॉल। ये बतला रहा है सेकंड लॉ के बारे में, ये सेकंड लॉ के बारे में बतला रहा है। इसमें बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। आप देखोगे जब बॉल आप कैच लेते हो बॉल को, तो आप हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ करते हो, उसका मोमेंटम को आप कंजर्व कर रहे हो। ये सेकंड लॉ के बारे में बतला रहा। थर्ड जो है ऑप्शन, व्हेन अ बस स्टार्ट एब्रप्टली, अचानक से चलना शुरू करता है, पैसेंजर आर जेक बैकवर्ड। हाँ, जब बस सडनली चलना शुरू करेगा तो पैसेंजर क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लेता है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब बस सडनली रुक जाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरने लगता है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। रॉकेट लॉन्च, ये थर्ड नियम पे काम करता है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उस पर काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन डिड आइजक न्यूटन फॉर्मुलेट। 3 नियम है, गति का 3 नियम है जिसको न्यूटन ने दिया है। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेयर प्रपोज बाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों लॉ को न्यूटन ने प्रपोज किया है। फर्स्ट लॉ को ही हम लोग कई बार गैलीलियो का नियम या इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, डेफिनेशन। जो सेकंड लॉ है उससे फोर्स को मेज़र करते हैं, मापते हैं, मेज़र करते हैं। और थर्ड लॉ सबको पता है, एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ जो है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ है। तो फोर्स को हम लोग जो मेज़र करते हैं F=ma, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलते हैं, इनर्शिया का नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको गैलीलियो का नियम ही बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, मोमेंटम से। ये फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकेंड लॉ जो है मोमेंटम को डिफाइन करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट। नहीं, ये बात गलत है। ये जो है थर्ड नियम पे होता है, थर्ड लॉ पे ये काम करता है, ये जो है थर्ड लॉ पे काम करता है। अगला देखते हैं, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ना, इसको फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को नहीं। इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, ये फोर्स का इफेक्ट को समझने में काम आता है, इसी से तो हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
द इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए इज़ गिवन बाय द न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन। तो दूसरा नियम जो है न्यूटन का, यही फोर्स को मेजर करने बतलाता है, एफ इक्वल टू एम ए। Which of the following Newton's law of motion provide an explanation for why a ball thrown on the wall collide and return? जब भी हम लोग बॉल को दीवार पे मारते हैं तो बॉल रिटर्न आ जाता है। तो बॉल क्या कर रहा है उस समय, दीवार के ऊपर एक फोर्स लगा रहा, तो दीवार भी उतना ही फोर्स उस बॉल के ऊपर लगा रहा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा दो अलग बॉडी पर लग रहा, बॉल जो है दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा और जो दीवार है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ही टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है न्यूटन का तीसरा नियम के लिए? द फोर्स इज अप्लाई टू द सेम बॉडी, नहीं, अभी हम तुरंत बतलाएं कि अगर आप एक बॉल को दीवार पे मारते हो तो बॉल फोर्स लगा रहा है दीवार पे और दीवार किसके ऊपर फोर्स लगा रहा, बॉल के ऊपर। तो दो अलग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा अपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी, नहीं, सेम बॉडी नहीं होगा, दो डिफरेंट बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन। ये जो है ये बात सही है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। अगर ये वाल है, बॉल अगर इधर फोर्स लगा रहा तो वाल किधर फोर्स लगा रहा, इधर लगा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी, हाँ डिफरेंट बॉडी, बॉल वाल पे लगा रहा, वाल जो है बॉल पे लगा रहा, दो अलग बॉडी पे लग रहा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तभी तो रिटर्न आ रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, फोर्स इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस। फोर्स का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं, ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। द फेमस लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तीन नियम जो है सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हमको मिलता है किससे, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इसका हो जाएगा राइट आंसर। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बतलाता है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन। ये फर्स्ट लॉ है ना कि सेकंड, ये फर्स्ट लॉ है। व्हेन अ प्योर फोर्स इज अप्लाइड ईच ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। हम लोग जब कुआं से पानी निकालते हैं, जब कुआं से पानी निकालते हैं तो फोर्स हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, जो चक्का वाला जो ये होता है फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं और बाल्टी ऊपर की तरफ उठता है। तो फोर्स का डायरेक्शन और जो काम हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में काम हो। अगला देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज विद द अप्लाइड नेट फोर्स। गलत बात, गलत बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसी को क्या बोलते हैं, ये मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बी द अप्लाइड द चेंज इन द अप्लाइड फोर्स, ये कोई मतलब नहीं रखता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। हाँ, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। देखो इसको रिलेट करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन, रेट ऑफ चेंज टाइम, मोमेंटम आ गया, टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स इज द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा सही है न्यूटन का सेकंड लॉ के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा गलत है? व्हेन अ बस स्टॉप सडनली पैसेंजर सीटिंग इन द बस जैक बैकवर्ड, नहीं, आगे की तरफ मूव करेगा, इसी को तो बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। जब बस सडनली ब्रेक मारता है हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। जब हम लोग पीछे की तरफ गिरेंगे उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम अ मूविंग बस ही फॉल्स, ये बात सही है कि जब एक पर्सन जो है जंप करता है मूविंग बस से, वो क्या होता है, गिर जाता है। अच्छा, यही पूछा था, सॉरी, यही पूछा था कि इसमें फॉल्स कौन सा है, फॉल्स कौन सा है? तो फॉल्स जो है पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन ना कि स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं ये आगे की तरफ मूव करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
सही है। जब एक आदमी चलता हुआ बस से उतरने का कोशिश करता है वो गिर जाता है, सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। व्हेन अ रोटेटिंग फैन स्टॉप इट्स व्हेन अ रोटेटिंग फैन स्टॉप इट्स रोटेट फॉर सम टाइम, हाँ ये बात सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या करता है वो थोड़ा टाइम के लिए घूमता रहता है। व्हेन अ बस स्टॉप सडनली अ पैसेंजर सीटिंग इन बस गेट सॉक्ड इन द फ्रंट, हाँ वो सामने की तरफ झुक जाता है, ये भी बात सही है। तो गलत पूछा था, गलत कौन सा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स है, ये 1 न्यूटन फोर्स को बोलते हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए। एम 1 kg का जब एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें एक्सेलरेशन देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इसी को बोलते हैं। तो आपको 1 न्यूटन बोल दे या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दे, दोनों सेम है। व्हाट व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिशिंग ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपसे ईयर पूछा जा रहा ना तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 1687 में ये हुआ। आपसे न्यूटन का लॉ पूछना वैलिड है, पर ये जो है ईयर पूछ लिया साइंस से, ये बहुत टफ है। 1687 में पब्लिश हुआ था। वाई डज अ फील्डर टर्न हिज आर्म बैकवर्ड वाइल कैचिंग द फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, जब एक बॉल को फील्डर कैच करता है तो अपना हाथ को पीछे की तरफ क्यों लेता है, आइए देखते हैं। बिकॉज ही इज़ नर्वस, ये फिजिक्स है, ये नर्वसनेस वगैरह कहीं और आएगा, ये बेकार का बात है। बिकॉज इट हेल्प टू एम्स द बॉल, नहीं, माइंड में ऑलरेडी फिगर बन गया है बॉल कहाँ आने वाला है, तो कोई एम नहीं लगा रहा वो हाथ को आगे पीछे करके। बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ये बात सही है। जब एक प्लेयर बॉल को पकड़ता है तो अपना हाथ को थोड़ा टाइम के लिए वो पीछे करता है। वो क्या चाहता है कि जब एक फोर्स से बॉल आ रहा, जब उसके हाथ में बॉल आ रहा तो उसका मोमेंटम को कंजर्व किया जाए, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करता है वो हाथ को पीछे करता है, धीरे धीरे बॉल के साथ मूव करता है, ताकि उसका जो फोर्स है उसका फोर्स को कम कर सके। बिकॉज ही गिव इन विजिलेंस, ये सब बेकार बात है, फिजिक्स में विजिलेंस वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शॉट फ्रॉम अ राइफल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल, राइफल का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। इफ़ द राइफल बिकम बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, जब हम लोग बंदूक चलाते हैं, जब गोली निकलता है तो गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 900 मीटर के आसपास होता है। तो बंदूक भी क्या होता है, पीछे की तरफ मूव करता है। क्या बंदूक उतना ही स्पीड में मूव करता है जितना स्पीड में गोली मूव करता है ना, यही तो बोला है कि राइफल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये लेस देन होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। जो जितना ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा उसका काइनेटिक उतना ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो राइफल का काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है एज़ कम्पेयर ऑफ बुलेट। अदरवाइज़ अगर दोनों का बराबर होता या ज़्यादा होता तो आदमी आखिरी बार बंदूक चला रहा होता। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स को बोलते हैं एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूटन का तीसरा नियम को बतलाता है। रॉकेट लॉन्च जब होता है तो न्यूटन का तीसरा नियम भी काम करता है, और इसमें लीनियर एंड यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये दोनों नियम काम करता है जब रॉकेट लॉन्च होता है। तो रॉकेट से जो फ्यूल निकलता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है ना, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऐसे पढ़ लेते हैं। ऑन द सडन मूव ऑफ द बस द पैसेंजर जैक बैकवर्ड, नहीं आगे की तरफ मूव करता है। जब सडनली जब ये हो जाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा। सडनली जब ये होगा जर्क होगा या फिर ब्रेक लगेगा आगे की तरफ मूव करेगा। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। आप हवा को हटा दो और टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन को हटा दो, वो 10 का स्पीड में चल रहा तो 10 का स्पीड में हमेशा चलता रहेगा। वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली मूव हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ना कि थर्ड लॉ है, ठीक है। व्हेन अ सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट ड्रिफ्टेड बैकवर्ड, विच लॉ ऑफ न्यूटन रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल,
जब भी हम लोग देखो छोटा सा नाव से ना, जब भी हम लोग शोर की तरफ, किनारा की तरफ उतरते हैं तो हम लोग नाव के ऊपर पैर से फोर्स लगाते हैं ताकि अपने आप को आगे मूव करा सकें। तो हम लोग तो जब किनारे पर उतर जाते हैं तो देखोगे नाव थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर जाता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। रॉकेट लॉन्च इज बेस्ड ऑन विच लॉ? ये न्यूटन का तीसरा नियम पे है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसी में होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हीट से। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, विच न्यूटन्स लॉ गिव द आइडिया अबाउट दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दो अलग बॉडी पे लगता है फोर्स। When a stationary bus starts moving, the people standing on it fall in the backward direction. Which of the following is an law explain this situation? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब सडनली क्या होता है, पीछे की तरफ जब भी गिरेगा, आप फॉर एग्जांपल आप याद रखो इस तरह, आप सोफ़ा सेट पर लेटते हो तो आप पीछे की तरफ मूव करते हो, आप बेड पर लेटते हो पीछे की तरफ मूव करते हो, तो आप ये तो रेस्ट करने वाला पोजीशन हो गया ना, कि जब भी आप पीछे की तरफ लेटते हो तो ये रेस्ट करने वाला पोजीशन हो गया। तो जब भी आप ज़िंदगी में पीछे की तरफ गिरोगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से पीछे की तरफ गिरोगे तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाएगा। अगर सामने की तरफ आप गिर रहे हो तो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन। तो जब भी ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का बात होगा, ये इनर्शिया का बात होगा, तो ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A man is standing in a boat in a still water. If he try to walk toward the shore, किनारे की तरफ अगर वो जा रहा तो बोट विल, अगर इंसान जो है नाव से उतर रहा, वो नाव से बाहर कूद रहा, तो नाव के ऊपर तो अपना पैर से फोर्स लगाया हुआ, नाव क्या जाएगा पीछे की तरफ जाएगा, तो मूव अवे फ्रॉम द शोर, वो आदमी जो है किनारे से वो जो नाव है किनारे से दूर चला जाएगा, वो आदमी किनारे पर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। When a bullet is fired from a gun, the gun pushes in the opposite direction. This is an example of Newton. ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलने वाला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन? न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? आइए देखते हैं। व्हेन अ पर्सन जम्प फ्रॉम द बोट टू द रिवर, रिवर ना बोल के इसको शोर बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है, शोर बोलना ज़्यादा है। जब वो किनारे की तरफ मूव करता है तो बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है कि जब आदमी नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की तरफ घसक जाता है, पानी की तरफ घसक जाता है। अगला देख लेते हैं। पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस सडनली मूव। नहीं, जब सडनली मूव करने लगे तो आदमी आगे की तरफ मूव करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा, ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा, इनर्शिया को डिफाइन कर रहा। व्हेन अ पर्सन फॉल इन द सीमेंट फ्लोर ही गेट हर्ट, ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन, जिससे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ये हो जाएगा सेकंड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड लॉ का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को बतला रहा? वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, फील्डर अपना हाथ को पीछे कर लेता है, ये है सेकंड लॉ, हमको बोला है थर्ड लॉ के बारे में। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग साइकिल स्लो डाउन, साइकिल कभी स्लो डाउन नहीं होगा, आप एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, फ्रिक्शन को हटा दो। व्हेन अ बस मूव सडनली द पैसेंजर आर जैक्ड बैकवर्ड, जब बस अचानक चलना शुरू करता है तो ये पीछे की तरफ तो जाता है, ये बात सही है, पर ये जो है फर्स्ट लॉ के लिए है, हमसे बोला गया थर्ड लॉ। रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये थर्ड लॉ पे काम करता है। ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बी इंटरप्रेटेड? फोर्स को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सही तरीक़ा से? आइए देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये डेफिनेशन नहीं देता है, ये फोर्स को मेज़र करने का बतलाता है कि फोर्स को मेज़र कैसे किया जाए। मेज़र F इक्वल्स टू ma या F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो है सेकंड लॉ है, ये फोर्स को मेज़र करने का तरीका बतलाता है। यहाँ पर पूछा गया डेफिनेशन
कौन सा देता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, जिसको इनर्शिया का लॉ या गैलीलियो का लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ ही हमको डेफिनेशन बतलाता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिलीज गैस। जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो नीचे की तरफ क्या होता है, गैस रिलीज़ करता है, गैस रिलीज़ करता है, जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो होगा, आप इसको ऐसे ही देख लो, रॉकेट का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ रॉकेट रॉकेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ गैस का, स्पीड ऑफ गैस, इसका पावर होता है 1। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो पावर होगा, ये पावर कितना होगा, तो पावर 1 होगा। मतलब ये बोलना ये चाह रहा कि जितना स्पीड में गैस नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, उतना ही स्पीड में रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पावर 1 का फॉर्म में काम करता है। स्पीड ऑफ रॉकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ गैस। गैस अगर धीरे धीरे निकल रहा तो रॉकेट का स्पीड स्लो होगा, अगर गैस बहुत तेज़ी से निकल रहा तो ये भी क्या होगा, बहुत तेज़ी से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। A 70 kg man pushes a 50 kg man with the force of 50 Newton. How much force has a 50 kg man pushes the another person? ये आप देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप जितना फोर्स लगा रहे हो एक आदमी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा भी कितना लगाएगा उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये भी कितना लगाने वाला है, 50 न्यूटन। पहला बंदा जो 70 kg का, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आप 70 kg के हो, आप ज़मीन पर जितना फोर्स लगा रहे हो, ज़मीन का वजन कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर उतना ही फोर्स थोड़ी लगा रहा। आप जितना फोर्स ज़मीन पे लगा रहे हो चलने के लिए, ज़मीन भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन ही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर द पार्टिकल्स। न्यूटन लॉ जो है, ये लाइट का स्पीड और लाइट के स्पीड के आसपास का अगर कोई स्पीड है तो उसके ऊपर ये काम नहीं करता है प्रॉपरली। ठीक, प्रॉपरली क्या एक्चुअली काम ही नहीं करता है। ये आइंस्टाइन का फिर एक नियम आ जाएगा, E=mc²। यहाँ पर लाइट का स्पीड मेजर किया जाता है। आप एक फार्मूला देखोगे, m0 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मास 1 - v²/c²। आप ये देखिएगा, आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं है इसमें। ये आइंस्टाइन का दिया हुआ है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बोल रहा है ये कहाँ पर काम नहीं करता है न्यूटन का नियम, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड के आसपास हो या लाइट के स्पीड के बराबर हो, तो न्यूटन का नियम काम नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। In the absence of gravitational force of attraction, propulsion of the rocket is। अब देखो, आप सुने होंगे एलोन मस्क के बारे में। तो एलोन मस्क जो है, ये मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाना चाहता है कि इंसान वहाँ पर जाके रहे। और ये भी बोल रहा है वो कि मतलब अर्थ से इसको लॉन्च करना बड़ा टफ है, तो हम लोग जो लॉन्चिंग पैड है चांद पे बनाएंगे। चांद के ऊपर क्या है कि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ का जो मून का है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, 1/6। वहाँ पर जी का वैल्यू कम है, मतलब वहाँ से रॉकेट को उड़ना आसान है, ठीक है। जहाँ पर जितना कम डिस्टर्बेंस होगा, जितना कम जी का वैल्यू होगा, जितना कम एयर डिस्टर्बेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रॉकेट को लॉन्च करने में बेटर होगा। तो ये होगा क्या, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का वैल्यू जितना कम कीजिए, अगर जीरो कर दो सबसे बेस्ट है, आपको ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, तो ये स्टेबल होगा। जहाँ पर जी का वैल्यू जितना कम होगा, रॉकेट को उड़ने में उतना ही आसानी होगा, तो ये स्टेबल मूव करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन द स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बतलाता है, कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। इसी को तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन इज कॉल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है अगर उसी अवस्था में रहना चाहता है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया का नियम, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। एन एथलीट रन फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप सो डैट द इनर्शिया ऑफ द डैश हेल्प हिम टू टेक लॉन्ग जंप। हम अभी ही बतलाए हैं इस बात को। एक जो एथलीट है वो दौड़ रहा है, तो उसका बॉडी अब क्या करना चाहेगा कि मूव करता ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब एक एथलीट हाई जंप ले रहा है या फिर लॉन्ग जंप ले रहा है, कुछ भी ले रहा, तो वो अपना बॉडी को क्या करता है, पहले फास्ट मूव कराता है,
फास्ट मूव कराने से क्या होगा कि बॉडी उसका स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से उसको एक क्या बोलते हैं, एक एज मिलेगा ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग जंप कर सके या फिर ज़्यादा हाई जंप कर सके। तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द स्टॉक ऑफ बुक लेइंग ऑन द टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। ठीक है, तो अगर आप एक बुक को रखे हो सेल्फ के ऊपर या टेबल के ऊपर रखे हो तो क्या चाहेगा, वो स्टेट में है तो स्टेट में ही रहना चाहेगा। ऑप्शन ए इज राइट। टेंडेंसी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड। जो क्या बोलते हैं, इसी को तो इनर्शिया बोलते हैं। मूव कर रहा तो मूव करते रहने दो, मूव करता रहना चाहेगा, रुका हुआ तो रुका हुआ रहना चाहेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, इसको बोलते हैं इनर्शिया। 52 नंबर, वाई डज अ रनर कंटिन्यू टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। एक रनर जो है, जो दौड़ रहा, वो फिनिश लाइन कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। वो क्यों करता है? फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज़ एंड द ग्राउंड कॉज हिम टू मूव बियॉन्ड द लाइन। फ्रिक्शन रोकने का काम करेगा, ना कि उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। गलत बात है। इनर्शिया ऑफ मोशन ड्राइव्स इट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, जो इनर्शिया है वो उसको क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में है उसका बॉडी, तब तक वो जैसे लाइन क्रॉस करेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन उसको क्या करना चाहेगा कि और वो मूव करता ही रहे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है आंसर। तीसरा भी देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी टेक्स सम टाइम टू स्टॉप। ये स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, बेकार का बात है। ठीक है, ही वॉन्ट टू मेक श्योर डेट ही क्रॉस द लाइन। उसके पास इतना दिमाग है कि उसको पता हो, आँख है, कि वो लाइन क्रॉस होने के बाद भी थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए दौड़ेगा कि अच्छा से जीत जाए। द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज प्रपोज्ड बाय। ये होगा कौन? न्यूटन। इनर्शिया का नियम जो है न्यूटन ने दिया है। गैलीलियो होता तो गैलीलियो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। और गैलीलियो इस बात को बहुत साल पहले ही बतला चुका था। व्हेन अ कार टर्न ऑन अ कर्व रोड द पैसेंजर सिटिंग in it feel a force on themselves in the opposite direction of the center. This force is called। मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर एक कार चल रहा, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी कार के ऊपर जो भी आदमी है उसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो ये इनर्शिया अभी आप लोग छोटा मोटा किताब में पढ़े हुए कि इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्चुअली ना इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आदमी क्या होगा, बाहर की तरफ अपने आप को फील करेगा कि वो बाहर की तरफ बिगा रहा है। ठीक है, और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से भी क्या होगा, ये बाहर की तरफ फील करेगा। दोनों एक्चुअली सेम फोर्स है, दो अलग चीज़ नहीं है, दो अलग नाम दिया हुआ है। जब कर्व सरफेस पे मूव कर रहा तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि बाहर की तरफ जो आप फोर्स फील कर रहे हो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। आप ऐसे ही याद करोगे, सेंटर को जो प्यारा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो दूसरा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। दोनों सेम फोर्स है, बस नाम अलग है, अलग अलग जगह पे। तो इसका दोनों आंसर राइट होगा। सेंट्रीफ्यूगल एंड इनर्शिया बोथ इज राइट। When the cardboard placed on the glass tumbler is flicked away with a finger, a coin placed on it fall in it. Which law defined above the statement? अब देखो, एक भरा हुआ पानी का ग्लास है, उसका ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ। अब बहुत अचानक से अगर उस कार्डबोर्ड को हिट करते हो तो कार्डबोर्ड बाहर निकल जाएगा और जो कॉइन है वो पानी के अंदर गिर जाता है। ये होता है इनर्शिया की वजह से। एक्चुअली हुआ क्या, कॉइन जो रखा हुआ है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, कार्डबोर्ड जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब सडनली उसका ऊपर फोर्स लगा है कार्डबोर्ड के ऊपर, कॉइन के ऊपर नहीं, तो कार्डबोर्ड क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया। पर जब तक ये बात कॉइन को रियलाइज़ होता कि हमको भी मूव करना है, तब तक कार्डबोर्ड नीचे से चला गया था। इसी वजह से वो क्या होता है, वो पानी के अंदर ही गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एमोंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया। किस में ज़्यादा वैल्यू है इनर्शिया का? हम क्या बतलाएं कि जितना ज़्यादा मास होगा, आपको अगर एक ट्रेन को धक्का देने बोला जाए, अब एक कार को धक्का देने बोला जाए, तो आप कार को थोड़ा मूव करवा सकते हो धक्का देके, लेकिन ट्रेन को उतना ही ताकत लगा के आप मूव करवा पाओगे नहीं। इनर्शिया क्या है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में है स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। तो जिसका वजन जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा। यहाँ पर एक ही दिख रहा है, ट्रेन और एरोप्लेन, जिसका वजन ज़्यादा
उसमें अंदर इनर्शिया ज़्यादा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।